हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं इस स्टोरी का तीसरा पार्ट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पहले के दोनों पार्ट्स अभी तक सुन लिए होंगे। और अगर आपने पहले के दोनों पार्ट्स नहीं सुने हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले आप उन्हें सुनकर आइए, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ पहले दो पार्ट्स में क्या हुआ। ये स्टोरी है फ्रिट्ज की, जो कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसे लड़कों को, स्पेशली टीनेज लड़कों को अजीब तरीके से मर्डर करने में मजा आता था। वो छोटे लड़कों को यानी कि टीनेज बॉयज को अपने घर पर लेकर आता था, उनको सेक्सुअली असॉल्ट करता था, फिर उनके नेक पर बाइट करता था, अपने पूरे दांत उनके नेक पर गड़ा देता था, उनका खून पीता था और उसके बाद अपने दांतों से उनका विंड पाइप उखाड़ कर उनकी बुरी तरीके से हत्या कर देता था। इस तरह से इसका एक कांड बहुत लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अभी तक पुलिस वाले उसको पकड़ नहीं पाए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों का दोस्त था, उनका मुखबिर था और इसकी पुलिस वालों की नजरों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो फिलहाल अभी हमने लास्ट पार्ट में ये सुना था, लास्ट में, कि इसके घर में दो फीमेल फ्रेंड्स आई थी हांस की, जिन्होंने इसके किचन में एक पॉट में एक ह्यूमन माउथ देखा था। ये जो ह्यूमन माउथ था, ऐसा लगता है कि वो मुंह वाला हिस्सा था किसी इंसान का। तो जब इन महिलाओं ने उस ह्यूमन माउथ को देखा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा घबरा गई। उन्होंने पॉट में से वो ह्यूमन माउथ बाहर निकाला और उसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन गई। उन्होंने बताया कि ये ह्यूमन माउथ हमें यहाँ पर मिला है। लेकिन पुलिस वालों ने जब उस ह्यूमन माउथ को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो एक पिग का स्नाउट लग रहा है, यानी कि जो पिग का आगे वाला मुंह का हिस्सा होता है वो लग रहा है, और ये ह्यूमन माउथ नहीं लग रहा है। ये अपने आप एक बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात है, क्योंकि फ्रिट्ज इतने लंबे समय से हत्याएं कर रहा था, शहर में इतने सारे लड़के गायब हो रहे थे, उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि पुलिस वालों को कोई परवाह ही नहीं थी। उनको बस फ्रिट्ज को सुरक्षित रखना था। उनके लिए फ्रिट्ज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो किसी केस में फंसे, क्योंकि फ्रिट्ज उनको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां ला कर देता था। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जानबूझकर इन सारी चीजों को इग्नोर कर रहे थे। जिस समय इन महिलाओं ने फ्रिट्ज की कंप्लेंट की थी, उस समय तक वो 18 लड़कों का कत्ल कर चुका था। और इसके 5 हफ्तों के बाद फ्रिट्ज ने 5 और यंग लड़कों का कत्ल किया, जिनमें से थे 22 ईयर्स ओल्ड हरमन, 16 ईयर्स ओल्ड एल्फ्रेड, 16 ईयर्स ओल्ड विलहेम, 18 ईयर्स ओल्ड रॉबर्ट एंड 14 ईयर्स ओल्ड हाइंस। लेकिन अब ये जो फ्रिट्ज की किलिंग स्प्री थी वो थोड़ी सी स्लॉपी होती चली गई। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला गया, फ्रिट्ज की मेंटल स्टेट भी थोड़ी सी बदलती जा रही थी। धीरे धीरे वो यंग लड़कों से, उन लड़कों से जिन्हें ये मर्डर के लिए लेकर आ रहा था, उनसे अटैच होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस आ गया था। अब उसको कहीं ना कहीं गिल्ट फील होने लगा था इनकी हत्याएं करने में। अब जब फ्रिट्ज इन लड़कों को अपने घर में लेकर आता था, ये इनको तुरंत ही मारता नहीं था। जितने समय तक हो सकता था उतने दिन तक ये उनको जिंदा रखता था, उनके साथ रिलेशनशिप फॉर्म करता था, कोशिश करता था कि जितना ज्यादा डिले हो सके उनका मर्डर करना उतना वो कर ले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इतना ज्यादा गिल्टी था इस बारे में, तो उसको ये सारी चीजें वहीं पर बंद कर देनी चाहिए थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो लगातार उसके बाद भी आदमियों का, लड़कों का कत्ल करता चला गया। लेकिन जब वो इनका मर्डर कर देता था, उसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से रोता था। कई बार वो अपनी विक्टिम्स की लाशों पर कोलैप्स हो जाता था, उनके फेसेस वो कपड़े से कवर कर देता था ताकि उनके चेहरे ना देखने पड़े। इसके अलावा वो जोर जोर से वहां पर बैठकर रोता था। लेकिन फ्रिट्ज अब ये समझ गया था कि वो ये मर्डर करना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उसको बहुत ज्यादा सेक्सुअल थ्रिल मिलता था, उसको जो अराउजल मिलता था वो किसी भी और चीज में नहीं मिलता था। इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपनी आदत से मजबूर था। फ्रिट्ज ने बाद में ये माना भी कि उसको इन मर्डर्स को करने के बाद अपने आप से बहुत ज्यादा घिन महसूस होती थी, अपने आप से नफरत होती थी। लेकिन उसके बाद भी वो लगातार कत्ल करता चला गया। अब फ्रिट्ज अभी तक 23 मर्डर्स कर चुका था। इनमें से 22 मर्डर्स उसने केवल पिछले 1 साल में किए थे। और ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले शायद उसको कभी भी पकड़ने वाले नहीं है। लेकिन उसके बाद आता है 17 मई 1924 का दिन। इस दिन दो बच्चे उसी नदी के किनारे खेल रहे थे जहां पर फ्रिट्ज हमेशा डेड बॉडीज के पार्ट्स डंप किया करता था, बोन्स वगैरह फेंका करता था और इस तरह की चीजें वहां पर बहा दिया करता था।
तो जब ये दो बच्चे वहां पर खेल रहे थे, वहां पर खेलते खेलते इनको नदी के किनारे एक ह्यूमन स्कल मिला, यानी कि एक खोपड़ी मिली। इसको उन्होंने वहां से उठा लिया, अपने पेरेंट्स को दिखाया और कई लोग मिलकर वहां पर पुलिस के पास पहुंचे। लेकिन पुलिस वालों ने जब उस ह्यूमन स्कल को देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई लाश की खोपड़ी नहीं है, बल्कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स प्रयोग वगैरह करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर ये सारे ऑर्गन्स, ये सारी बोन्स डंप कर दी होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज बिल्कुल नॉर्मल है इस तरह से मिलना। जबकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि उस समय के हिसाब से भी ये चीजें नॉर्मल होंगी। लेकिन पुलिस वालों को ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा और उन्होंने इस चीज की कोई भी परवाह नहीं की। जब पुलिस वालों को ये स्कल वगैरह दिखाया गया था, रिपोर्ट की गई थी, पुलिस वालों ने अगर कुछ किया होता तो इसके एक हफ्ते बाद ही जो फ्रिट्स ने 2 मर्डर और किए उनको रोका जा सकता था। लेकिन क्योंकि पुलिस वालों ने कुछ नहीं किए, इसलिए इसके एक हफ्ते बाद ही फ्रिट्स ने अब 2 लड़कों को और मारा, जिसमें से एक था 10 इयर्स ओल्ड लड़का जिसका नाम था फ्रेडरिक, और दूसरा भी 16 इयर्स ओल्ड फ्रेडरिक नाम का ही लड़का था। ये जो 10 इयर्स ओल्ड लड़का था, ये इसका अभी तक का सबसे छोटा विक्टिम था। अब ये जो फ्रिट्स नाम का व्यक्ति था, इसने इन दोनों को एक ही दिन में मारा, यानी कि इसके जो मर्डर्स थे अब धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पर लगातार यंग लड़के गायब हो रहे थे, उनके मर्डर किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी को भी परवाह ही नहीं थी। अब जो लोकल लोग थे वो बहुत ज्यादा फेडअप हो गए, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, एक तो लड़कों के गायब होने से, ऊपर से पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो अब लोकल लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो मैटर अपने हाथों में ले लेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वहां की जो लोकल रिवर थी जिसमें फ्रिट्स सारे के सारे बॉडी पार्ट्स फेंका करता था, वो उसकी तलाशी लेंगे और देखेंगे कि उसके आसपास से और क्या मिलता है। अब जब वहां के लोकल लोगों ने नदी के आसपास की सारी तलाशी लेनी शुरू की तो उन्होंने पाया कि वहां पर सैकड़ों की संख्या में ह्यूमन रिमेन्स मिले, उनको बहुत सारी हड्डियां मिली और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिले। जब इन्होंने ये सारे बॉडी पार्ट्स इकट्ठे किए तो ये पाया गया कि वहां पर करीब करीब 500 ह्यूमन बोन्स मिली थी और साथ ही बहुत सारे मांस के, ऑर्गन्स के टुकड़े भी मिले थे। बाद में डॉक्टर ने सब कुछ टेस्ट किया और उन्होंने कंफर्म किया कि ये कम से कम 22 अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट्स हैं। अब पुलिस वाले भी मामले की गंभीरता को समझ गए थे। उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि कोई ना कोई सीरियल किलर उनके इलाके में घूम रहा है और उनको जल्दी से जल्दी इस सीरियल किलर को ढूंढना है। अब वो तो इन्वेस्टिगेशन में लग गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी फ्रिट्स को एक फाइनल विक्टिम की हत्या करनी थी। ये जो इसका फाइनल विक्टिम था, ये था एक 17 इयर्स ओल्ड लड़का जिसका नाम था एरिक। एरिक ने अपने पेरेंट्स को बताया था कि वो स्विमिंग के लिए जा रहा है पास की एक रिवर में। जब ये लड़का रिवर में जाने के लिए अपने घर से बाहर निकला अपने कपड़े वगैरह लेकर, तब रास्ते में इसको फ्रिट्स मिला। उसने इस लड़के को बहलाया फुसलाया, अपने साथ आने के लिए राजी कर लिया और उसके बाद उसे वापस अपने अपार्टमेंट में लेकर गया, जैसा कि वो हमेशा करता था। उसको असॉल्ट किया और एक बार फिर से उसी तरीके से, यानी कि नेक पर काटकर, उसका ब्लड पीकर और विंड पाइप उखाड़कर उसने इस एरिक नाम के लड़के की हत्या कर दी। इसके बाद जिस तरह से ये बॉडी को डिसमेंबर करता था, उसी तरीके से बॉडी के पार्ट्स किए, उनके टुकड़े टुकड़े किए और उसको भी नदी में डंप कर दिया। इसके बाद कुछ दिन बीत गए, लेकिन अब जो फ्रिट्स के पड़ोसी थे वो फ्रिट्स की हरकतों को लगातार नोटिस कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि इसका व्यवहार बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। वो हमेशा देखते थे कि यंग लड़के इसके अपार्टमेंट के अंदर जाते थे, लेकिन कभी भी ये लड़के बाहर आते उन्होंने नहीं देखे। इसके अलावा फ्रिट्स हमेशा मीट लेकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता था। उनको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड लग रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्हें सब कुछ पता था कि ये लड़के अंदर जा रहे हैं, इनका मर्डर किया जा रहा है, इनको काट कर, इनका मांस लेकर फ्रिट्स बाहर आ रहा है। इतना कुछ तो वो लोग इमेजिन नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ की एक्टिविटी सस्पिशियस लग रही थी। अब जब लोगों को पता चला कि एक सीरियल किलर उनके इलाके में घूम रहा है, इसके अलावा उन्होंने ये भी देख ही लिया था कि बहुत सारे लड़के गायब हो रहे हैं, तो उन्होंने अब धीरे धीरे फ्रिट्स को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब बहुत सारे लोगों ने फ्रिट्स की रिपोर्ट की तो पुलिस वालों ने फ्रिट्स को सर्विलेंस में डाल दिया। उसके बाद 22 जून 1924 की रात में ऑफिसर्स ने फ्रिट्स का पीछा किया, जो कि ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहा था। फ्रिट्स अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला, वो हैनोवर ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ा और पुलिस वालों ने जल्दी ही देखा कि ये वहां पर जाकर यंग लड़कों से बात कर रहा था। शायद जिस लड़के से बात कर रहा था वो उसका अगला विक्टिम बनने वाला था। इसके अलावा पुलिस वालों ने यह भी नोटिस किया कि ये बाकी लड़कों को भी बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहा था। शायद वो अपने दूसरे विक्टिम की भी वहां पर तलाश कर रहा था। शायद वहां से वो 2 लड़कों को अपने साथ लेकर जाने वाला था।
फिर थोड़ी देर में पुलिस वालों ने देखा कि इस 44 इयर्स ओल्ड फ्रिट्स नाम के व्यक्ति का एक लड़के से वहां पर झगड़ा होने लगा था। ये जो लड़का था ये था 15 इयर्स ओल्ड कार्ल। अब फ्रिट्स उस लड़के की कंप्लेंट करने पुलिस वालों के पास पहुंचा। फ्रिट्स के अंदर इतनी हिम्मत थी कि ये उस लड़के की कंप्लेंट खुद ही कर रहा था। अब ये जो पुलिस ऑफिसर थे जो कि वहां पर अंडर कवर होकर पहुंचे थे, ये भी उन पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंचे जो कि ट्रेन स्टेशन पर तैनात थे। वो वहां पर देखने लगे कि आखिर क्या मामला है। उन्होंने पाया कि फ्रिट्स उन पुलिस ऑफिसर्स को बता रहा था कि ये जो 15 साल का लड़का है जिसका नाम है कार्ल, वो फेक डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहा है और उन्हें उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। वो झूठ बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। बाद में पता चला कि ये सब कुछ बिल्कुल झूठ था। कार्ल नाम के उस लड़के ने पुलिस ऑफिसर्स को बताया कि फ्रिट्स ने उसको पिछले 4 दिनों से कैदी बनाकर, बंधक बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। इसके साथ ही फ्रिट्स लगातार उसके साथ रेप कर रहा है और चाकू दिखाकर उसको लगातार धमका रहा है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अब यह भी हो सकता था कि जो पुलिस ऑफिसर्स उस रेलवे स्टेशन पर तैनात थे वो फ्रिट्स की बात मान लेते, क्योंकि फ्रिट्स तो सभी पुलिस ऑफिसर्स को जानता था, वो उस पर शक नहीं करते। लेकिन क्योंकि वहां पर अंडर कवर पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे, उन्होंने इन पुलिस ऑफिसर्स को कहा कि इन्हें फ्रिट्स पर शक है और फाइनली फ्रिट्स को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। और अच्छी बात यह है कि इसके बाद जो भी घटनाएं हुई, जो चीजें भी हुई जो कि पहले होनी चाहिए थी, वो अब फटाफट होने वाली थी। इसके बाद फ्रिट्स के अपार्टमेंट की अच्छी तरीके से तलाशी ली गई और उनको वहां से बहुत सारे एविडेंसेस मिले। वहां पर फ्लोर के ऊपर, बेडिंग के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, दीवारों के ऊपर, हर जगह खून ही खून मौजूद था। क्योंकि आपको पता ही है कि वो किस तरीके से बॉडीज को ठिकाने लगाता था अपने ही घर में, तो उसके घर में ऑब्वियसली बहुत सारा खून मिलना ही था। इसके अलावा फ्रिट्स के नेबर्स ने भी गवाही दी कि वो वहां पर अक्सर यंग बॉयज को आते हुए देखते थे, लेकिन ये लड़के कभी भी उन्होंने उसके घर से बाहर जाते हुए नहीं देखे। इसके अलावा जो डॉजी मीट ये बेच रहा था उसके बारे में भी पड़ोसियों ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। इसके अलावा उसके अपार्टमेंट से बहुत सारे लड़कों के कपड़े, उनके तरह तरह के सामान भी पुलिस वालों को बरामद हो गए थे। उन्होंने ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी की, लोकल पुलिस स्टेशन में उनको डिस्प्ले किया गया और पब्लिक से अपील की गई कि अगर आपका बच्चा गायब है तो आप लोग पुलिस स्टेशन आइए और देखिए कि क्या इनमें से कोई सामान आपके बेटे का भी, आपके बच्चे का भी है। पुलिस वाले इस समय केवल विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। वो समझ गए थे कि इसके घर से इतना सारा खून मिला है, नदी से इतनी सारी बोन्स मिली है, इतने सारे लड़के गायब हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा कांड हो चुका है और हो सकता है कि फ्रिट्स ही वो सीरियल किलर हो जिसकी उन्हें तलाश है। अब जो लोग थे जिनके बच्चे गायब थे वो पुलिस स्टेशन आने लगे। उन्होंने इन सामान के द्वारा 27 विक्टिम्स को आइडेंटिफाई कर लिया था। आप समझ ही सकते हैं कि ये जितने भी पेरेंट्स थे वो कितने ज्यादा दुखी हुए होंगे, उनको कितना बड़ा सदमा पहुंचा होगा कि इनके बच्चों को इतनी बुरी तरीके से, इतनी क्रूर तरीके से मार डाला गया था। सबसे पहले तो फ्रिट्स ने सब कुछ डिनाई किया कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उसके खिलाफ इतने सारे सबूत थे कि वो अब डिनाइल में नहीं रह सकता था। उसने जल्दी ही सारी चीजें कन्फेस कर ली। उसने बताया कि किस तरह से वो लड़कों का सेक्सुअल असॉल्ट करता था, उसके बाद किस तरह से वो उनकी हत्या करता था और हत्या करने के बाद किस तरह से वो लाशों को ठिकाने लगाया करता था। इसने ये भी कन्फेस किया कि ये सारी चीजें वो करना नहीं चाहता था, वो कभी भी लड़कों को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको पता नहीं क्या हो जाता था, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर आती थी इन लड़कों के एडम्स एप्पल के ऊपर काटने की, यानी कि जो नेक के ऊपर उभरा हुआ पार्ट होता है लड़कों का, जो वोकल कॉर्ड के ऊपर, उसके ऊपर काटने की डिजायर इसके मन में आती थी और इस कारण से वो मजबूर होकर इन लड़कों के ऊपर अटैक करता था। अब जब फ्रिट्स से ये पूछा गया कि तुमने कितने सारे लड़कों की हत्याएं की हैं ये बताओ, तो फ्रिट्स ने कहा कि मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है कि 50 to 70 के बीच में मैंने मर्डर्स किए हों। पुलिस वालों ने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा नंबर था, लेकिन पुलिस वालों के पास फिलहाल 27 विक्टिम्स के ही बॉडी पार्ट्स थे और साथ ही एविडेंसेस भी थोड़े कम थे। इसी कारण से फ्रिट्स के ऊपर कम मर्डर के ही चार्जेस लगाए गए। ये सारे के सारे मर्डर्स 1923 से 1924 के बीच हुए थे। इसको अरेस्ट करने के कुछ महीनों के बाद दिसंबर 1924 में फ्रिट्स फाइनली ट्रायल के लिए गया, यानी कि उसका ट्रायल शुरू हुआ और उस समय जो जर्मनी था वो पूरा का पूरा हिल गया था। कभी भी किसी भी केस को इतना मीडिया ट्रायल नहीं मिला था जितना इस केस को मिला। इस केस को इंटरनेशनल प्रेस कवरेज मिली
और ये तब तक का जर्मनी का सबसे बड़ा केस बन चुका था। इस केस के दौरान फ्रिट्ज को बहुत सारे निकनेम्स मिले, जैसे कि वैम्पायर ऑफ हैनोवर, वुल्फमैन, बूचर ऑफ हैनोवर। इस तरह के इसको निकनेम्स दिए गए जो कि मीडिया ने दिए। इस केस में ट्रायल में इसके अलावा हांस भी मौजूद था, यानी कि जो इसका साइड किक था हांस, उसको भी इस केस में दोषी ठहराया गया और उसके ऊपर भी ट्रायल शुरू किया गया। अब लोगों को पता नहीं था कि हांस का इन सारे केसेस में कितना इन्वॉल्वमेंट था। इस समय हांस के ऊपर चार्जेस लगाए गए कि वो एक एसेसरी था और उसने इस मर्डर में कहीं ना कहीं इसकी यानी कि फ्रिट्ज की सहायता की थी। अब जब ट्रायल शुरू हुआ तो ऐसा लगने लगा कि फ्रिट्ज को ये सारी चीज यानी कि ट्रायल वगैरह बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि उसको इसके द्वारा बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिल रही थी। उसने अपने लिए कोई भी लॉयर हायर नहीं किया। उसने अपना डिफेंस खुद ही करने की गुजारिश की कोर्ट के सामने, जो कि मंजूर कर ली गई। वो सारी स्पॉटलाइट अपने ऊपर ही चाहता था। उसने खुद ही अपने आप को डिफेंड करना शुरू किया और वो उस कोर्ट रूम को अपने परफॉर्मेंस के लिए यूज कर रहा था। उसको अपना रोल निभाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो ज्यूरी को अचानक से शॉक कर देता था। कई बार वो जोक्स क्रैक करता था जिससे सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। कई बार लोग हंसने लगते थे जोर जोर से, क्योंकि वो इस तरह के जोक्स वहां पर क्रैक करता था। कई बार तो ऐसे ओकेजन्स भी आए जबकि सभी लोग जो भी कोर्ट में मौजूद थे वो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि फ्रिट्ज बहुत ज्यादा फनी था। लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए था कि वहां पर कम से कम 27 मर्डर्स का ट्रायल चल रहा था। वहां पर कुछ भी फनी नहीं था। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि उस कोर्ट में इस तरह की फनी एक्टिविटीज चल रही थी और हर कोई इंजॉय कर रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि धीरे धीरे ज्यूरी उससे इंप्रेस होने लगी थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उसका कैरेक्टर या उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा वार्म है। वो उसे पसंद करते थे और कहीं ना कहीं उन्हें वो ट्रस्ट वर्दी लगता था। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक सीरियल किलर उन्हें ट्रस्ट वर्दी लगता था, जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकते थे। अब फ्रिट्ज का जब ट्रायल चल रहा था तो एक चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगा। उसने पाया कि इस कोर्ट रूम में बहुत सारी महिलाएं मौजूद थी। उसने जज से, ज्यूरी से ये रिक्वेस्ट की कि जितनी भी महिलाएं कोर्ट रूम में मौजूद हैं उनको वहां से हटा दिया जाए। लेकिन जजेस ने साफ बोल दिया कि इस चीज पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम महिलाओं को यहां से नहीं हटा सकते। एक दो बार ट्रायल में ऐसा भी हुआ जबकि फ्रिट्ज ने कहा कि वो बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। उसने एक सिगार की डिमांड की, तुरंत ही उसको सिगार दे दिया गया। पता नहीं एक सीरियल किलर को इतनी अच्छी तरीके से वहां पर क्यों ट्रीट किया जा रहा था। इसके अलावा जब फ्रिट्ज उन हत्याओं के बारे में बताता था तो वो अननेसेसरी ग्राफिक डिटेल्स वहां पर बयान करता था। वो सारे मर्डर्स को एकदम डिटेल में बताता था और ऐसा लगता था कि ऐसा करने में उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। शायद फ्रिट्ज को लोगों के चेहरे पर शॉक और डिस्गस्ट देखना बहुत ज्यादा पसंद था। इसके अलावा ऐसा लगता था कि जब वो इन सेक्सुअल असॉल्ट्स को डिस्क्राइब करता था तो वो कोर्ट में ही बहुत ज्यादा अराउज हो जाता था। उसने कोर्ट में खुद ही ये बात मानी थी कि वो इन सारे विक्टिम्स का खून भी पीता था। इसके अलावा वो बेकार की डिटेल्स बताता था कि किस तरीके से वो बॉडी को काटता है। हालांकि देखा जाए तो वो उसका लीस्ट फेवरेट पार्ट था इन सारे मर्डर्स में, लेकिन उसके बाद भी वो डिटेल में कोर्ट में सब कुछ बता रहा था। अब फ्रिट्ज ने जितने भी मर्डर्स थे उनमें से कुछ मर्डर्स करना डिनाई कर दिया कि मैंने ये मर्डर्स नहीं किए हैं। और क्योंकि ज्यूरी को वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी लगता था, इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं उसकी बात मान भी ली। इसके अलावा जब फ्रिट्ज से पूछा गया कि क्या तुम ह्यूमन मीट भी बेचते थे, तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैंने कोई भी डॉजी मीट नहीं बेचा है। इस बात को अभी तक भी साबित नहीं किया जा सका है कि वो किसका मीट वहां पर बेच रहा था, क्या वो ह्यूमन मीट था या एनिमल मीट था, क्योंकि फ्रिट्ज ने बात कभी भी नहीं मानी। इसीलिए इस बात को कभी साबित भी नहीं किया जा सका। लेकिन यही माना जाता है कि फ्रिट्ज अपने विक्टिम्स का ही मीट वहां पर बेचता था। इसके अलावा इस ट्रायल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह हुई कि फ्रिट्ज ने हांस को इस केस में फंसाना शुरू कर दिया। उसने हांस के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए। उसने झूठ बोलना शुरू किया कि इनमें से कुछ मर्डर्स हांस ने किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं था। हांस ने कोई भी मर्डर नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि वो सहयोगी नहीं था, उसको इन मर्डर्स के बारे में सब कुछ पता था। अगर वो अच्छी तरीके से कंप्लेंट कर देता तो इन सारी चीजों को बहुत पहले ही रोका जा सकता था। ऐसा उसने नहीं किया तो वो भी एक बहुत बड़ा अपराधी था। लेकिन उसके बाद भी ये सच था कि कभी भी हांस ने किसी की भी हत्या नहीं की थी। अब क्योंकि ज्यूरी को
फ्रिट्ज के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था, वो उन्हें ट्रस्ट वर्दी लगता था, इसीलिए उन्हें इस बात पर भी विश्वास होने लगा। उन्हें ऐसा लगता था कि हांस एक बहुत ही शांत इंसान है, बहुत ज्यादा रिजर्व्ड है, और इसी कारण से उसने अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस शायद छुपाए हुए हैं, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं फ्रिट्ज से भी ज्यादा खतरनाक इंसान है। फ्रिट्ज ने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि इन सारे मर्डर्स में हांस की ही गलती है, वो मुझे पहले भी रोक सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसी ने मुझे मर्डर्स करने के लिए उकसाया। अब इस केस में इन दोनों के बीच में बहुत सारे पब्लिक आर्ग्यूमेंट्स हुए, ट्रायल के दौरान बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, लेकिन इससे हांस का केस बिगड़ता चला गया। जब यह ट्रायल खत्म हुआ तब फ्रिट्ज हार्मन को 24 मर्डर्स का दोषी पाया गया। उसके ऊपर 27 मर्डर के चार्जेस लगे थे, जिसमें से 24 के लिए उसको गिल्टी पाया गया और बाकी 3 के लिए उसको गिल्टी नहीं पाया गया। इसके अलावा जो हांस था उसको भी इस मर्डर में सहयोग करने के लिए गिल्टी पाया गया। इसके अलावा हांस को एक मर्डर में उकसाने के लिए दोषी पाया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके बाद इन दोनों को सजा सुनाई गई और फ्रिट्ज हार्मन और हांस दोनों को ही मौत की सजा सुनाई गई। ये जो मौत की सजा थी, ये इनकी गर्दनों को काटकर इनको दी जानी थी, यानी कि इनको डीकैपिटेटिंग ब्लॉक पर भेजा जाना था। अब फ्रिट्ज को तो पता था कि उसको मौत की सजा मिलेगी। जब ये सजा उसको मिली तो वो खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, आई एक्सेप्ट दिस वर्डिक्ट फुल्ली एंड फ्रीली। आई विल गो टू द डीकैपिटेटिंग ब्लॉक जॉयफुली एंड हैप्पीली। ये कहकर वो एकदम शांत खड़ा हो गया, लेकिन जो हांस था वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसको मौत की सजा सुना दी गई है। वो लगातार चिल्ला रहा था कि मैंने कोई भी मर्डर नहीं किए हैं, लेकिन अब उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद 4 महीने बीत गए। 4 महीनों के बाद 15 अप्रैल 1925 के दिन सुबह के 6 बजे सबसे पहले फ्रिट्ज हार्मन को उसकी सेल से बाहर निकाला गया। उसको गिलेटिन के पास ले जाया गया और अब सिर काटकर उसको एग्जीक्यूट किया जाना था। अब फ्रिट्ज से पूछा गया कि क्या तुम्हारी कोई लास्ट ख्वाहिश है, कोई लास्ट विश है, तो तुम हमें बता सकते हो। तो उसने बताया कि मुझे एक सिगार पीना है। जो सिगार उसको पीना था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, और साथ ही उसने ब्राजीलियन कॉफी की भी डिमांड की। उसको ये दोनों चीजें उपलब्ध कराई गई, ये दोनों चीजें उसने कंज्यूम की और उसके बाद सर काटकर उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। अभी तो इस केस में एक फाइनल ट्विस्ट आना बाकी था। जब फ्रिट्ज की गर्दन काटकर उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसके थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति एक लेटर लेकर जो ज्यूरी मेंबर्स थे, जो कोर्ट के जज वगैरह थे, उनके पास आया और उन्हें ये लेटर दिखाया। ये जो लेटर था ये फ्रिट्ज ने लिखा था और ये उसने लिखा था हांस के पिता को। इस लेटर में ये लिखा गया था, हांस के पिता को इन्फॉर्म किया गया था कि हांस पूरी तरह से इनोसेंट था, उसने किसी की भी हत्या नहीं की थी, और जो भी कहानियां मैंने यानी कि फ्रिट्ज ने ट्रायल में सुनाई थी वो सारी की सारी कहानियां झूठी थी। इसके बाद फ्रिट्ज का लिखा हुआ एक और लेटर मिल गया था जो कि उसने पुलिस को लिखा था। इस लेटर में फ्रिट्ज ने लिखा था, यू वोंट किल मी, आई विल बी बैक, यस आई शैल बी अमंगस्ट यू फॉर ऑल एटर्निटी, एंड नाउ यू योरसेल्व्स have also killed. You should know Hans was innocent. Well, how's your conscience now? यानी कि ये पुलिस वालों को लिख रहा था कि मैं कभी भी मरूंगा नहीं, मैं वापस आऊंगा और हमेशा तुम्हारे बीच ही रहूंगा, और मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि आज तुम्हारी कॉन्सेंस भी मर चुकी है, क्योंकि जो हांस नाम का व्यक्ति था जिसे तुमने मार डाला है, जो कि मौत की सजा प्राप्त कर चुका है, वो इनोसेंट था। और ये सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? यानी कि फ्रिट्ज अपने मरने के बाद भी ट्विस्टेड माइंड गेम्स खेल रहा था। वो माइंड गेम्स खेलने की पूरी तैयारी करके गया हुआ था। एक तरह से फ्रिट्ज अपनी कब्र में से पुलिस वालों का मजाक उड़ा रहा था कि मैंने एक इनोसेंट व्यक्ति को तुम्हारे हाथों से मरवा दिया और अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। लेकिन फ्रिट्ज को यह पता नहीं था कि उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, और उसको यह भी पता नहीं था कि ये सारे के सारे लेटर्स उसके एग्जीक्यूशन के बाद पुलिस वालों के हाथ लग जाएंगे। अभी तक हांस को मौत की सजा नहीं मिली थी, और इस कारण से लेटर्स मिलने के बाद अब हांस का रीट्रायल शुरू हुआ। अब जब हांस का रीट्रायल हुआ तब पता चला कि उसने कोई भी हत्याएं नहीं की थी।
अब इस बार हांस को 12 इयर्स इन प्रिजन की सजा सुनाई गई। ये पाया गया कि वो कहीं ना कहीं इसका सहयोगी था, उसको सब कुछ पता था। उसने पुलिस वालों को कंप्लेंट नहीं की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह था, मैं मानती हूँ। लेकिन उसके बाद भी ये सच था कि उसने कोई भी मर्डर्स नहीं किए थे। बाद में हांस ने अपनी 12 साल की सजा पूरी की। वो जेल से बाहर निकलकर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता रहा और 1975 में ओल्ड एज की वजह से हांस की नेचुरल मौत हुई। इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और हुई, और वो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि फ्रिट्ज के दिमाग को बाद में उसकी खोपड़ी में से हटाकर एक जार में सुरक्षित रख लिया गया था। वो लोग ये चाहते थे कि इसके दिमाग की स्टडी की जाए और ये देखा जाए कि कोई व्यक्ति सीरियल किलर क्यों बनता है, इनके दिमाग में क्या अलग होता है। तो इसका ये जो दिमाग था, इसके मरने के बाद निकालकर एक जार में रखकर जर्मन यूनिवर्सिटी भेज दिया गया, जहां पर उसके ऊपर लगातार रिसर्च चलती रही। और ये रिसर्च 2014 तक चलती रही। अब आपको पता ही है कि फ्रिट्ज के सिर को काटकर अलग कर दिया गया था ग्रेटिंग में। तो ये जो उसका पूरा सर था, ये एक दूसरे जार में रख दिया गया था, जो कि 2014 तक जर्मन यूनिवर्सिटी में ही था। इसमें से इसके दिमाग के स्लाइसेस निकाले जाते थे, उनके ऊपर स्टडी की जाती थी। और इस तरह से ये जो ब्रेन था और ये जो सर था, ये करीब 90 इयर्स तक प्रिजर्व रखा गया। लेकिन उसके बाद 2014 में फाइनली इस ब्रेन को वहां से हटाया गया, फाइनली इसका क्रिमेशन किया गया। और इस तरह से ये जो फ्रिट्स नाम का सीरियल किलर था, ये जो व्यक्ति था, इसका नामो निशान पूरी तरह से इस दुनिया से मिट गया। जहां तक फ्रिट्स के विक्टिम्स की बात है, उनके रिमेन्स ढूंढने की कोशिश की गई। जितने भी रिमेन्स, जितने भी अवशेष मिल पाए, जितने भी रिकवर हो पाए, उनको रिकवर कर लिया गया। लेकिन वो इतने ज्यादा मिक्स हो चुके थे, सारी की सारी बोन्स, सारे के सारे फ्लैश, कि उनको एक कॉमन ग्रेव में, जिसको कम्युनल ग्रेव भी कहा जाता है, उनमें एक साथ दफना दिया गया। उसको एक सिमेट्री में दफनाया गया, जो कि हैनोवर में ही है। और वो सिमेट्री, वो जो सामूहिक कब्र है, वो आज भी वहां पर मौजूद है। अब ये जितने भी विक्टिम्स रहे फ्रिट्ज के, उनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। वैसे भी इस केस को हुए करीब 100 इयर्स हो चुके हैं। केवल हमें इन विक्टिम्स के नाम पता है, और वो भी इसलिए क्योंकि ये ज्यादातर नाम उस कब्र में लिखे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा ये केस आपको कैसा लगा, और आप क्या सोचते हैं कि फ्रिट्ज के दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा, और इस केस को सुनकर आपको कैसा लगा। इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर सब्सक्राइबर काउंट बहुत ही कम है। मैं चाहती हूँ कि वो चैनल भी थोड़ा सा बड़ा चैनल बन जाए, ताकि मैं वहां पर पॉडकास्ट वगैरह कर पाऊँ आप लोगों के साथ। जब तक वो चैनल थोड़ा सा बड़ा नहीं होता, वहां पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते, तब तक मैं वहां पर इस तरह के पॉडकास्ट कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा वहां पर भी सब्सक्राइबर का काउंट बढ़ा दीजिए, ताकि वो चैनल भी थोड़ा सा पॉपुलर हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। वहां पर मैं लगातार स्टोरीज डाल रही हूँ। और अगर सर्च करके आप लोगों को वो चैनल वहां पर नहीं मिल रहा है, यानी कि यूट्यूब में नहीं मिल रहा है, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी पिन कमेंट में। और हो सकता है कि इस वीडियो के लास्ट में मैं वहां के वीडियो का लिंक भी दे दूं, उसमें क्लिक करके आप सीधा उसी चैनल पर जा सकते हैं और वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, स्टोरीज भी सुन लीजिएगा, लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने हमेशा ही मुझे सहयोग किया है, इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखिए। और प्लीज 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 उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।